हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 39 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। देखिए, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है बांग्लादेश को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म यानी कि MIFF 2022 का 17वां जो संस्करण है, ये आपका 19 मई से लेकर 4 जून तक 4 जून तक फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया गया। और इस महोत्सव में बांग्लादेश फोकस का देश है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल बांग्लादेश को फिल्म महोत्सव का कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत व किस देश के बीच 2 साल बाद यात्री रेल सेवा शुरू की गई है। देखिए, भारत व किस देश, कौन सा ये देश है, ये है बांग्लादेश, जिसके बीच 2 साल बाद यात्री रेल सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद दोनों देशों के बीच यात्री रेल सेवाएं 2 साल से अधिक समय तक निलंबित रही, और अब भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवा 2 साल बाद शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि वर्ष 2022 में इसको दोबारा 2 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है यात्री रेल सेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन की पहली दलित भारतीय महिला मेयर कौन बनी है। देखिए, लंदन की पहली दलित भारतीय महिला मेयर बनी है मोहिंदी के मिधा। इनका नाम है मोहिंदर के मिधा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मोहिंदर के मिधा। तो मोहिंदर के मिधा को लंदन की पहली दलित भारतीय महिला मेयर बनाया गया है। देखिए, ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की भारतीय मूल की राजनेता पार्षद मोहिंदर के मिधा को पश्चिम लंदन में ईलिंग काउंसिल की मेयर चुना गया है, और वह दलित समुदाय से, किस समुदाय से, दलित समुदाय से संबंधित स्थानीय लंदन की पहली महिला मेयर बन गई है। और मिधा जो है, मिधा को परिषद की बैठक में वर्ष 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना गया, और इससे पहले मिधा काउंसिल के डिप्टी मेयर के रूप में काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड के ये कौन से लेखक हैं जिनको आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानू खोलिया। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पानू खोलिया को आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है। पानू खोलिया, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1939 को 13 अक्टूबर 1939 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ और हिंदी साहित्य जगत के छठे आठवें दशक के सृजकों में पानू खोलिया का विशिष्ट स्थान है। ध्यान रखेंगे, हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य के जगत में छठे छठे आठवें दशक के सृजकों में पानू खोलिया का विशिष्ट स्थान है। और पानू खोलिया का जन्म अल्मोड़ा के किस गांव में हुआ? देवली गांव में। अल्मोड़ा के देवली गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है? देखिए, गण पर्वत एवं रजतगिरी किस पर्वत को? कैलाश पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है आपका? देखिए, कैलाश जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर? तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। और इसके निकट ही एक झील है जिसका नाम क्या है? मान सरोवर झील। मान सरोवर झील जो है इसी के निकट है। और मानसरोवर झील जो है ये किस ताल से जुड़ी हुई है? राक्षस ताल से। राक्षस ताल से मानसरोवर झील जुड़ी हुई है, जिससे कि किस नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का। सतलज जो नदी है इसका उद्गम यहीं से होता है, राक्षस ताल से। और यहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहाँ जाती है? यहीं जाती है, जो कि 40 दिनों तक चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 40 दिनों तक चलती है। और किस माह के बीच यह यात्रा होती है? जून से लेकर सितंबर माह के बीच यह यात्रा होती है। और बात करें इंद्रकील पर्वत की, तो इंद्रकील पर्वत ये आपके कहाँ पर? उत्तर काशी जिले में स्थित है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी है आपके चमोली में। चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी। और जेलंग पर्वत भी आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 27 दिसंबर 2016 को 27 दिसंबर 2016 को चार धाम राजमार्ग विकास जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। और चार धाम योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वे स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है? देखिए, कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये है अनुच्छेद 243 डी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में पंचायती राज की बात करें तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ वर्ष 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। और 13वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है आपका 1993 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान की 11वीं जो अनुसूची है, ये ध्यान रखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची
जो है पंचायती राज से संबंधित है और वर्ष 1994 में पंचायती राज जो है ये संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। ये तो सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा जाता है। देखिए कत्यूरी जो जागर है इसमें जिया रानी को कहा जाता है पिंगला। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी जागरों में जिया रानी को पिंगला कहा जाता है। देखिए जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और उनके बचपन की नाम के बात करें तो मौला देवी, ये ध्यान रखेंगे, मौला देवी इनके बचपन का नाम था और उपनाम था इनका पिंगला या फिर फ्योला। पिंगला या फिर फ्योला इनका उपनाम था। और जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही, प्रीतम देव या फिर पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी और पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था। और इनकी समाधि कहाँ पर है पूछा जा सकता है। जिया रानी की समाधि कहाँ पर है? चित्रशिला में इनकी समाधि है, जो कि चित्रशिला कहाँ पर, किसका पुराना नाम है? रानी बाग का। ये भी ध्यान रखेंगे, रानी बाग के चित्रशिला में इनका समाधि है, इनकी समाधि है। अगला देखिए, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? उत्तराखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम राठ वाहिनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम गंगा नदी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पूर्वी राम गंगा नदी पिथौरागढ़ के कहाँ से निकलती है? नामिक, पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा नदी। व पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। और सहायक नदियों की बात करें तो विरमा, बीनो व गगास नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और देखिए नामिक ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है। नामिक जो ग्लेशियर है आपका, इसमें किसकी नमक की मात्रा पाई जाती है? और ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 जो है ये नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरगैन नामक त्योहार किस प्रजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए सूरगैन जो त्योहार है ये आपके किस प्रजाति, खस प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किरात जो प्रजाति थी, किरात के बाद खस प्रजाति आई थी और वर्ष 1885 ईस्वी में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो नोट कर लीजिए। 1885 ईस्वी में खसों को किस वर्ग में? शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। और खस प्रजाति में घर जवाई रखने की प्रथा थी। और झटेला एक प्रथा है जो भी आपके किसमें, खस प्रजाति के लोगों में व्याप्त थी और खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला है आपका, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये वर्ष 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने या फिर नष्ट करने, एकत्रित करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने वर्ष 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। और इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माना और भी कठोर कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखें और एक
एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर, आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आया, तो किस वर्ष आया प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 ईस्वी में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया आपके 1986 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मकबरे में पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। कौन सा ये मकबरा है जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एतमादुद्दौला के मकबरे में पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। एतमादुद्दौला जो मकबरा है ये कहाँ पर, आगरा में स्थित है। आगरा में यह मकबरा स्थित है। और नूरजहां के पिता थे, कौन थे, एतमादुद्दौला नूरजहां के ये पिता थे। तो नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। और मुगल काल के अन्य मकबरों से छोटा होने के कारण इसे कई बार श्रृंगार दान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रृंगार दान किस मकबरे को कहा जाता है पूछा जाए आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चार बाग शैली जो है, ये तो पितृदुरा शैली है, अगर पूछा जाए चार बाग शैली का प्रयोग किस मकबरे में किया गया है, तो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, इसमें चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है। और यह मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और ताजमहल की भद्दी नकल किस मकबरे को कहा जाता है, ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। खजुराहो का जो मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। खजुराहो का जो मंदिर है इसमें नागर शैली के पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ है। पंचायतन शैली का प्रयोग किस मंदिर में किया गया है पूछा जा सकता है, तो खजुराहो का जो मंदिर है इसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है किसके लिए, ऑलिव रिडले कछुआ के लिए। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है पूछा जाए आपसे, तो ओडिशा जनपद में स्थित है। ओडिशा जनपद में स्थित है आपका भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के केंद्रपड़ा जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के केंद्रपड़ा जिले में स्थित है। और यह 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और इसे 16 सितंबर 1998 को वर्ष 1975 में निर्धारित एक केंद्रीय क्षेत्र को लेकर नामांकित कराया गया था। और देखिए 19 अगस्त 2002 को 19 अगस्त वर्ष 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला था। पूछा जाए आपसे भीतरकणिका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको रामसर साइट का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो वर्ष 2002 में 19 अगस्त 2002 को इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। और उड़ीसा के चिल्का झील के बाद यह दूसरा रामसर स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध स्थित है आपके किस नदी पर, देखिए कोलोरेडो नदी की बात करें तो कोलोरेडो जो नदी है ये आपके कहाँ पर, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। और इस पर हूवर वाल्डर बांध बना है। कौन सा बांध बना है, हूवर वाल्डर बांध बना है। और यांगटीसी जो नदी है, यांगटीसी नदी है आपके
चाइना में यानी कि चीन में है और इस पर थ्री जॉर्ज डैम बना है। थ्री जॉर्ज डैम बना हुआ है यांगटीसी नदी पर। और नील नदी जो है ये इजिप्ट की नदी है, इजिप्ट में यह नदी स्थित है, मिस्र में। और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? इस पर बना हुआ है आपका आसवान बांध, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जाम्बेजी नदी जो है ये कहाँ पर स्थित है? जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे में स्थित है आपके जाम्बेजी नदी, जिस पर बना है कौन सा बांध? करीबा बांध। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें तलाक का जो अधिकार है सिर्फ महिलाओं को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। ये है आपकी थारू जनजाति। देखिए थारुओं की जो महिलाएं हैं इनको तलाक देने का अधिकार है, जिससे क्या कहा जाता है? जिसे उरारी कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि थारुओं में जो महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? तो उरारी इसको कहा जाता है, नोट कर लीजिए। और थारू लोगों का विवाह माघ या फिर फुलोरा दूज में होता है। कब होता है? माघ या फिर फुलोरा दूज में इन लोगों का विवाह होता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन भी है। और राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति की बात करें तो ये आपकी थारू जनजाति है और इन्हें किरात वंशी माना जाता है। किरात वंशी माना जाता है थारू जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमरिया बांध किस नदी पर स्थित है? तुमरिया बांध बना है किस नदी पर? ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपको डेली बेसिस पे ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी मेहनत लगती है इस सेशन को बनाने में। जिन लोगों को इस सेशन की ज़रूरत होती है तो उन लोगों तक इसे ज़रूर आप शेयर कीजिए। देखिए 1000 व्यू डेली आ रहे हैं इसमें, तो इसमें से 1000 लोगों में से अगर 200 लोग भी 200 लोग भी इसको शेयर करते हैं तो ये चैनल काफ़ी आगे ये सीरीज़ पहुंच जाएगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। तो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए। सेशन को आगे बढ़ाते हैं फिर। देखिए आपका तुमरिया बांध है फीका नदी पर, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तुमरिया बांध कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में। जिला पूछा जाए तो जिला उधम सिंह नगर हो जाएगा। और आपका काशीपुर में फीका नदी पर यह बांध बना हुआ है। और वर्ष 1961 की बात करें, वर्ष 1961 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1970 में इसे चालू कर दिया गया। तुमरिया बांध कब चालू हो गया था? वर्ष 1970 में यह चालू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। तो ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? मुरली मनोहर जोशी हैं, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मुरली मनोहर जोशी, इनके जन्म की अगर बात करें तो 5 जनवरी 1934 को अल्मोड़ा जनपद के गल्ली गांव में इनका जन्म हुआ। और ये आरएसएस से जुड़े थे और जनसंघ पार्टी के सदस्य थे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। कब हुआ जनसंघ का जनता पार्टी में विलय? वर्ष 1977 ईस्वी में। तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय होने के बाद नवगठित भाजपा पार्टी के ये पहले प्रदेश सचिव बने और अल्मोड़ा से ये सांसद भी बने। और वर्ष 1992 में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा की। ये ध्यान रखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वर्ष 1992 ईस्वी में इन्होंने एकता यात्रा की। और आतंकवादियों की धमकी के बाद भी 15 अगस्त 1992 को कश्मीर में लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी? तो देखिए अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी काशीपुर को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का प्रभाव जो है वो अल्मोड़ा नैनीताल
जनपद में ज़्यादा था, ये ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में ज़्यादा था अंग्रेजों का प्रभाव, क्योंकि उत्तराखंड के जो नेता थे उनका राजनीतिक स्थल बन गया था काशीपुर, और काशीपुर में राजनीतिक चेतना का विकास जो है वो गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे, और राजनीतिक कार्य यहीं पर होते थे। कहाँ पर? काशीपुर में ही राजनीतिक कार्य होते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इसको किसकी संज्ञा? गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, ये ध्यान रखेंगे, राजनीतिक स्थल इन्होंने बना दिया था। गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर राजनीति का विकास कर रहे थे, तो इसी कारण अंग्रेजों ने इसको गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? लोकप्रिय कविता संग्रह है लंगड़ी किरण, जिसके रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए गुमानी पंत, देखिए लीलाधर जगूड़ी जो हैं, इनको वर्ष 2018 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और महाकाव्य के बिना इनका एक कविता संग्रह है, महाकाव्य के बिना। तो महाकाव्य के बिना कविता संग्रह के लिए इनको वर्ष 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनके अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें, अनुभव के आकाश में चांद, इसके अलावा बची हुई पृथ्वी भई शक्ति देता है और रात अब भी मौजूद है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और गुमानी पंत की बात करें तो गुमानी पंत जो हैं, ये भी ध्यान रख लीजिए, गुमानी पंत जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशीपुर में इनका जन्म हुआ, और इनका नाम, पिता का नाम था देवनिधि पंत। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। देखिए हिमगंगा जो नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा स्थान है? कहाँ से हिमगंगा नदी का उद्गम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमकुंड साहिब। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हेमकुंड साहिब आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है, और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसके पास ही एक झील स्थित है जहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है। और हेमकुंड झील के समीप ही एक गुरुद्वारा है, और यहीं पर गुरु गोविंद ने तपस्या भी की थी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।